तो फ्रेंड्स, आज हम ब्रोचिंग मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने ब्रोचिंग का जो उससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें ब्रोचिंग टूल और बेसिक जो ब्रोचिंग का प्रोसेस होता है वो हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे ब्रोचिंग के प्रोसेस कितने टाइप्स के हैं और उसके मशीन कैसे होते हैं और उसका फंक्शनिंग कैसे होता है, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले ब्रोचिंग, तो एक्सटर्नल ब्रोचिंग मतलब बाहर की साइड का आपका जो भी वर्क पीस है उसमें सरफेस, उसके बाहर के सरफेस में ब्रोचिंग होता है, वो हम स्टडी करेंगे। ब्रोचिंग मशीन या सरफेस ब्रोचिंग इज यूजुअली परफॉर्म ऑन द वर्टिकल एंड हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड मशीन। ये जो बाहर की सरफेस में जो ब्रोचिंग करना है, यूजुअली, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी, लेकिन ज़्यादातर वो वर्टिकल मशीन्स होते हैं और वो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होते हैं। इन दिस केस द ब्रोचिंग फोर्स डज नॉट होल्ड द वर्क इन पोजिशन ऑन द फिक्सर बट पुशेस इट अवे। Hence, elaborate fixtures with good clamping arrangements like those for milling are required। मतलब उसमें आपको जो वर्क होल्डिंग के लिए जो फिक्सर है वो बहुत अच्छे, या आप मिलिंग मशीन में जिस तरह से यूज करते हैं इस तरह से चाहिए। दिस शुड हैव फाइन एडजस्टमेंट फॉर पोजिशनिंग वर्क रिलेटिव टू वर्क। Broaches are made of satellite or tungsten carbide tip. Rise per tooth is of the order of 0.25 millimeter or more। मतलब आप उसमें आपका जो कट है वो ज़्यादा ले सकते हैं। एक टूथ से दूसरे टूथ में आप 0.25 मिलीमीटर का राइज यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर सम सरफेस two broaching operations may be required। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोचिंग मशीन। तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? एक तो उसके बहुत सारे तरीके हैं क्लासिफिकेशन करने का। एक जो तरीका है वो उसका फंक्शन कैसे होता है, जैसे पुल ब्रोचिंग। तो इन दिस केस टूल मूव्स पास द वर्क एंड द वर्क इज स्टेशनरी। यहाँ पे टूल मूव होता है एंड वर्क पीस आपका स्टेशनरी होता है। दैट इज द पुल टाइप ब्रोचिंग। मतलब आपको वर्क पीस फिक्स करने का है और आपका ब्रोच है उसको आपको खींचने का है। पुश ब्रोचिंग, इन दिस केस जॉब इज हेल्ड स्टेशनरी। यहाँ पे भी आपका वर्क पीस स्टेशनरी रहता है एंड द ब्रोचिंग टूल इज पुश थ्रू द जॉब। और आपको ब्रोचिंग टूल को पुश करना है या धक्का देना है। पुश ब्रोच इज कॉमनली यूज ऑन ए ब्रीचिंग प्रेस बट इट मे ऑल्सो एम्प्लॉय पुल ब्रोचेस इफ फिटेड विथ पुल डाउन एडाप्टर। The required length of the broach in comparison to its diameter decides whether push or pull broaching is to be adopted. It must be remembered that a broach is stronger in the tension than in compression. Accordingly, a push broach must be strong enough to withstand the broach pressure without undue bending। आप पुश करते हैं तो उसमें आपका बेंड नहीं, आपका ब्रोच टूल है वो बेंड नहीं होना चाहिए। एंड पुल करते हैं इस समय आपका कंप्रेशन स्ट्रेंथ से आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ वो ब्रोच का ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी इज द सरफेस ब्रोचिंग। In this case, the job and the broaching tool move across each other and this is the most commonly used process in machining flat surface। अगर आपको फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करना है या आपको एक्सटर्नल सरफेस फिनिश करना है तो ये सरफेस ब्रोचिंग सबसे ज़्यादा
यूज होता है। कंटिन्यूस ब्रोचिंग, द वर्क इज मूव कंटिन्यूसली अगेंस्ट स्टेशनरी ब्रोचिंग टूल्स। आगे जो सरफेस ब्रोचिंग था उसमें क्या था, आपका जॉब और टूल दोनों मूव होता था। पुल ब्रोचिंग में वर्क पीस फिक्स होता था एंड टूल मूव होता था। पुश ब्रोच में भी वर्क पीस फिक्स होता है और आपका टूल ब्रोच टूल मूव होता है। सरफेस ब्रोचिंग में वर्क पीस एंड टूल दोनों मूव होता है और कंटिन्यूस ब्रोचिंग में वर्क मूव होता है और आपका ब्रोचिंग टूल स्टेशनरी या फिक्स होता है। द पाथ ऑफ मूवमेंट में भी आइदर स्ट्रेट और सर्कुलर, ये स्ट्रेट भी जाता है या सर्कुलर भी घूमता है। फॉर स्मूदर ऑपरेशन मोस्ट ऑफ ब्रोचिंग मशीन्स आर हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड। फंक्शंस, उसमें आप जो कंटिन्यूस ब्रोचिंग है उसमें आप क्या क्या फंक्शंस कर सकते हैं, तो कीवे कटिंग, सरफेस ब्रोचिंग, स्पाइरल ब्रोचिंग, स्प्लाइन ब्रोचिंग, सेरेसन ब्रोचिंग और बर्निशिंग, ये ऑपरेशंस आप ये जो ब्रोचिंग ऑपरेशन से कर सकते हो। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द किस तरह से आपका मशीन है। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोचिंग मशीन्स इज बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन्स। इन जनरल दे आर क्लासिफाइड एज नंबर 1 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मशीन। Vertical machines are well adapted for surface broaching with the tool supported on a suitable slide, although both pull and push type internal broaching machines are made in this design. Horizontal machines pull the broach and are often used for इंटरनल ब्रोचिंग। वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन जो है वो जनरली बाहर के सरफेस के लिए है और हॉरिजॉन्टल मशीन है वो जनरली इंटरनल सरफेस के लिए होता है। दे टू हैव मैनी सरफेस ब्रोचिंग एप्लीकेशंस। हॉरिजॉन्टल मशीन्स हैव गुड फैसिलिटी ऑफ हैंडलिंग एंड एज सच इंटरनल ब्रोचिंग of heavy or bulky parts is best suited on it. Sometimes broaching machines are also classified as single ram or double ram type. मतलब तीसरा क्लासिफिकेशन क्या हुआ, सिंगल रैम या डबल रैम या ड्यूअल रैम मशीन्स प्रोवाइड्स more output than two single ram machines since the operator can load one ram while the other is cutting. It also avoids additional handling of the part between machines. ये जो मैं फिगर दिखा रहा हूँ वो आपका हॉरिजॉन्टल पुल टाइप मशीन है। जैसे राइट हैंड साइड में आप पुलिंग एंड दिखाया हुआ है, ये मशीन आप एज गुड एज, जैसे मैंने पहले भी अपना अगले वाला जो चैप्टर था लेक्चर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो प्रोसेस है वो एज गुड एज शेपिंग ऑपरेशन जैसी होती है। नीचे जो दिखाया है वो आपका एक फिक्सर है और फिक्सर से आपने एक ब्रोच टूल रखा हुआ है और उसके ऊपर आपने वर्कपीस फिक्स किया हुआ है। Horizontal broaching machines uses a slide with a horizontal motion. Machines of these types are suitable for operations require long stroke in limited sealing space. They are generally of the pull type. The workpiece is supported in a work fixer and the broach is pulled through it as shown in figure. These machines may be used for internal or external broaching, but internal work is more common. They are occupying more space than vertical broaching machines. Their capacities ranges from 20 to 600 kilonewton with a stroke length up to 3 meter. Horizontal surface broaching machines are available with capacities of up to 1000 kilonewton and stroke up to 9 meter. Horizontal broaching machines are sometimes provided with rotary turret to hold a number of broaches simultaneously. Such machines are useful for workpieces in which several slotting operations have to be done consequently.
The first broach is brought to the operating position and pulled through the workpiece. After the broach is returned to its original position, the turret is indexed to bring the next broach into the ऑपरेटिंग पोजीशन एंड सो ऑन। जैसे हमने ये पूरा जो हॉरिजॉन्टल पुल टाइप मशीन में एक आपने यहाँ पे देखा कि एक टरेट जैसा भी हो सकता है। आप सिंगल ब्रोच भी फिक्स कर सकते हो और टरेट वाला भी आप उसमें टूल पोस्ट फिक्स कर सकते हो। वो जो टरेट वाला जो टूल पोस्ट होता है उसमें आप 5 अलग अलग साइज के ब्रोच यूज कर सकते हो। वो किसके लिए होता है कि जैसे मान लो कि आपको कोई एक वर्कपीस में 30 mm डायमीटर से आपको वो डायमीटर इंक्रीज करना है 40 mm, तो आप पहला जो ब्रोच यूज करेंगे उसमें आपका वो ब्रोच से आपका 30 mm से 32 mm का डायमीटर आप इंक्रीज कर पाओगे। उसके बाद में वो ब्रोच आपने जो इंडेक्सिंग वाला जो टरेट है आपका उसमें से वो मूव हो गए, दूसरा ब्रोच वो वर्कपीस के नीचे आएगा और वो क्या करेगा, तो वो 32 mm से 34 mm करेगा। उसका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, देन टरेट घूमेगा क्योंकि वो इंडेक्सिंग किया हुआ है। देन थर्ड टूल आएगा, वो आएगा 34 से 36 एंड सो ऑन। तो आप वर्कपीस को बार बार आपको उसको डिसमेंटल नहीं करना पड़ेगा। तो एक ही बार भी आपने वर्कपीस फिक्स किया हुआ है तो उसमें आप 5 अलग अलग टूल यूज करके आप फिनिश प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। ये जो मैं फिगर दिखा रहा हूं दैट इज द वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन। जैसे वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन कैसे होता है, तो आपने देखा कि एक वर्कपीस है, उसको हमने क्रैम्प किया हुआ है, स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर हमने ब्रोचिंग टूल फिक्स किया हुआ है और वो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आता है। ये क्या हुआ, ऊपर से नीचे आता है, दैट मीन्स कि आप उसको पुल कर रहे हो, पुश नहीं कर रहे हो। टू योर डायरेक्शन ऑफ ब्रोचिंग इज टूवर्ड्स द वर्कपीस। अगर आप वर्कपीस में से बाहर निकल रहे हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, पुश टाइप, और अंदर धकेल रहे हो दैट मीन्स इट इज द पुल टाइप ब्रोचिंग। A vertical broaching machine is shown in figure. This type of machine essentially consists of a column, a base, a table and a broach slide. Majority of machines used in industry are the vertical design. The main advantage of these machines is the low floor area requirement and ease in handling. These machines are provided with a sliding table so that the job holding fixtures can be loaded and unloaded while the broach is moving up to its original position। मतलब आप जो एक टेबल जो होता है, जैसे आपका एक वर्कपीस का काम खत्म हो गया, अनक्लैंप होगा, वो वर्कपीस आप निकालेंगे और दूसरा वर्कपीस आप उसमें फिक्स कर देंगे। द साइकिल कैन बी मेड फुल्ली ऑटोमेटिक एंड कंटिन्यूअस। These machines can be mounted in a pit if the shop ceiling height is limited। आप पिट मतलब खड्डा, जैसे मान लो कि अगर मशीन बड़ा है और जब वो आपका जो ब्रोच ऊपर जाता है, आपका जो मशीनिंग ऑपरेशन खत्म करने के बाद तब वो ऊपर जाता है, तो दैट मीन्स कि आपका बिल्डिंग का हाइट आपको ज़्यादा चाहिए। अगर लेकिन बिल्डिंग का हाइट ज़्यादा नहीं है तो क्या करेंगे, आप मशीन को खड्डे में रखेंगे, पिट में रखेंगे। Vertical internal broaching machines may be of pull up, pull down or push down type. Pulling the broach up or down through the work results in a tensile stress in the broach instead of compressive stress induced in push down design. This is safer for the broach because otherwise under the compressive load it may buckle and fail. This is the reason why push-up machines are not much perform. Of the pull-up and pull-down type machines, the later design is more common because it simplifies the cheap disposal and application of cutting fluid.
The part to be broached is placed on the work table with the broach suspended above by an upper carnage. The pulling mechanism is in the base of the machine. When the operation begins, the broach is lowered through the hole to the broach and is automatically engaged and pulled through the workpiece by the pulling mechanism. After the finished workpiece has been removed, the tool rises and is returned to the starting position by the upper holder. Since the workpiece rests on the machine platen, this type of machine is particularly suitable for larger, heavier workpieces. The chips are carried down with the broach and fall through the hole. The work holding fixtures, if used, can also be easily positioned and located in pull-down broaching. Pull-up broaching, on the other hand, is more convenient when no work holding fixtures are used. The broach parts can directly fall by gravity into a collecting chute from where they are carried out. Both pull up and pull down type internal broaching machines are available in capacities from 20 to 500 kilonewton and stroke length of 2 to 2.5 meters. Vertical surface broaching machines are generally made in the down broaching design because up broaching causes problems of chips disposal and tooling. Surface broaching machines are available in capacities from 30 to 300 kilonewton and strokes up to 2.5 meter. Third one is the continuous broaching machine. ये continuous broaching machine कैसे होता है और कैसे काम करता है? तो एक रोटरी टेबल होता है, उसके ऊपर आप आपका वर्कपीस को होल्ड करते हैं और जो ब्रोच है उसके वो जब रोटेशन होता है तो वो ब्रोच के अंडर से पास होता है और ब्रोच का जो शार्पन टीथ है उसका वो मशीनिंग करता है. दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ रोटरी कंटिन्यूस ब्रोचिंग मशीन. ये आप रोटरी इस तरह से भी होता है और ये रोटरी आप देखें तो इस तरह से भी होता है कि आपने जो एक कन्वेयर बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर फिक्सर है, फिक्सर में आप आपका वर्कपीस आप लोकेट करते हो और एक आपका जो ब्रोच है वो फिक्स रखा हुआ है ब्रोच होल्डर पे और ये वर्कपीस आपका रोटेशन में घूमता रहता है. दूसरा एक बेनिफिट उसमें क्या है कि आप जो ब्रोच होल्डर है उसको भी आप अप एंड डाउन कर सकते हो. तो सेम ब्रोच कैन बी यूज फॉर फर्दर मशीनिंग. जैसे मैंने बताया कि आपका कोई एक ब्लॉक है, ब्लॉक का थिकनेस है 50 mm से 40 mm आपको रिड्यूस करना है, तो सेम ब्रोच से आप कंटिन्यूसली यूज करके आप कर सकते हो. कंटिन्यूस ब्रोचिंग मशीन में क्या होता है? तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मॉल पार्ट्स आर ऑफन सरफेस ब्रोच ऑन कंटिन्यूस ब्रोचिंग मशीन्स. In these machines, workpieces mounted in a series of work holding fixtures are continuously fed to a stationary broach and machine at a fast rate. Two types of continuous broaching machines are in common use. एक तो हम दोनों हमने देखा, दोनों का फिगर हमने देखा. पहला वाला था that is the rotary continuous and second one is the chain type continuous broaching machine. In rotary continuous broaching machine, the work holding fixtures are mounted on a rotary work table which rotates about a vertical axis, carrying the workpieces through the broaching sections as shown in figure. In second category of chain type of continuous broaching, variety of conveyor carrying the work holding fixtures is in the form of an endless chain. The workpieces are loaded at one end of the chain
and remove at the other end of as shown. As the workpieces are dropped into the fixers at the loading and they are automatically clamped. After the fixers pass the broach, the workpiece are again automatically released by cam and can be removed. मतलब जैसे ही आप जो ये चेन टाइप का जो कंटिन्यूस चेन जो है आप उसमें फिक्सर्स लगाया हुआ है, जैसे ही आपका एक फिक्सर में से वर्कपीस का मशीनिंग हो गया, ऑटोमेटिक वो ओपन होगा, वर्कपीस रिमूव होगा एंड जब वो एम्प्टी फिक्सर्स आप दूसरे एंड पे आएगा तब उसमें ऑटोमेटिक आपका वर्कपीस का फिक्सिंग होगा. In both the machines, the workpieces are accurately guided through the broaching sections. The workpieces must have one open side for mounting. In some large continuous broaching machines designed say for finished broaching of the tops of engine cylinders and cylinder heads, the part after being held in the fixers is passed under the stationary broaches by hydraulic rams. When the broaching is complete, the finished part is pulled on the exit conveyor with a wire cable while the fixers return to the starting position for reloading. अभी ब्रोचिंग ऑपरेशन किस तरह से होता है और कौन कौन से टाइप का होता है वो हम देखेंगे. ब्रोचिंग is used for a variety of internal and external surface, regular, irregular or contoured surface. Some of the operations done by broaching may as well be done on other machines like shapers, drilling machines or milling machines, but broaching is preferred because its speeds and accuracy. Some complex surfaces like spline holes are produced by broaching because it is difficult to produce them by other machining methods. Splines अगर आपको बनाना है तो दूसरे मशीन में बनाना बहुत मुश्किल होता है, वो ब्रोचिंग पे आप इजीली बना सकते हो. इंटरनल ब्रोचिंग, एक्सटर्नल ब्रोचिंग एंड स्ट्रेडल ब्रोचिंग. इंटरनल में रोटरी कट ब्रोचिंग, डबल कट ब्रोचिंग. एक्सटर्नल में प्रोग्रेसिव ब्रोचिंग एंड डबल कट एक्सटर्नल ब्रोचिंग. ये था आपका ब्रोचिंग का ऑपरेशन. नाउ वी विल सी द इंटरनल ब्रोचिंग. इंटरनल ब्रोचिंग क्या होता है? इंटरनल ब्रोचिंग इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग होल्स, कीवेज, स्प्लाइन्स, गियर टीथ, शेरेसन एंड अदर कंटूर्ड surfaces. Some of the common example of internal broachings are shown in figure. अभी नेक्स्ट आपका जो स्लाइड आएगा उसमें इंटरनल जो आपका जो ब्रोचिंग कौन कौन सी सरफेस पे होता है वो हम देखेंगे. फॉर मेनी एप्लीकेशंस वेयर ए होल ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड लॉट साइज is reasonable, broaching may be preferred to punching because of better dimensional accuracy. The job to be internally broached must have a drill or cored hole larger than the size of the pilot of the broach. मतलब आप इंटरनल ब्रोचिंग करते हैं तो उसमें एक कंडीशन होती है कि आपका वर्कपीस में होल होना चाहिए क्योंकि आपको उसमें से आपका ब्रोच पसार करने का होता है. द ब्रोच एंड इज पास थ्रू दिस होल एंड द ब्रोच इज पुल्ड और पुश्ड थ्रू इट्स प्रोड्यूस द डिजायर्ड सरफेस कंटूर. पोस्ट ब्रोचिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल as standard options on hydraulic presses, but for higher production runs, pull broaching on regular machines is more desirable for reasons explained earlier. पहले जैसे बताया कि पुश ब्रोचिंग में हाइड्रोलिक फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन पुश के बदले पुल ब्रोचिंग में आपको प्रोडक्शन रेट उसमें आपको ज़्यादा मिलता है. ये जो हम बात कर रहे थे कि इंटरनल सरफेस कैसे साइज की होती है, तो एक सर्कुलर होल है, रेक्टेंगुलर होल है, स्क्वायर होल है, पॉलीगॉन है, ओवल विथ डबल रेडियस है एंड कीवे और सिंगल स्प्लाइन. जो स्प्लाइन जो होते हैं वो 6, 8, 10, 12 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल है. अगर सिंगल स्प्लाइन है तो उसको हम कीवे बोलते हैं. दूसरी जो ये फिगर है उसमें भी ये इंटरनल हमने किया हुआ है. सिंगल
इन्वर्टर स्प्लाइन, जैसे मतलब वो जो सिंगल वाला जो अपना स्प्लाइन आगे के फिगर में दिखा था उसमें हमने ग्रू किया हुआ था, यहाँ पे सरफेस हमने ज़्यादा रखा हुआ है, दैट इज इन्वर्टर बोलते हैं। मल्टीपल स्ट्रेट स्प्लाइंस, मल्टीपल इन्वर्टर स्प्लाइंस, इन्वोल्यूट स्प्लाइंस और गियर टीथ, सेरेटन्स एंड रिवर्स डी हमने बनाया हुआ है। ये सारे ऑपरेशंस हम इंटरनल कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे रोटरी कट ब्रोचिंग। Rotary cut broaching is a special type of internal broaching used with a cord or punch holes. When round broaches are used with such holes, the first tooth encounters a hard scale layer which might cause a rapid wear. When the first tooth is worn out, the second tooth has not only to take its design cut but must also remove the material left uncut by the worn out first tooth. This might lead to damaging of these teeth and hence a need for broach resharpening. Rotary cut broaches have been designed to overcome these difficulties. In these broaches, the starting teeth are designed to take relatively deep cut, narrow cut so that they can reach below the scale. The semi-finished teeth have the same diameter cut but are staggered so that they can remove the material left uncut by the narrow initial cut teeth. The finished teeth are of the usual round form. In the hexagonal and radial type of rotary cut broaches, the initial teeth cut only on their corners and are staggered to cover the entire whole surface. They are followed by the conventional semi-finishing teeth with chip breaker and the finishing teeth. Rotary cut broaches are used for round as well as spline holes. Second one is the double cut broaching. Double cut broaching में क्या होता है? This is another type of internal broach designed for heavy stroke removal and getting below the scale. Here the teeth are arranged in pairs and the rise is provided only between the first teeth of successive pairs. Deep chip breaking grooves are provided on the first tooth while the second tooth is completely round and is used to remove the area left by the chip breaker grooves of the first tooth. This type of broaching is used for flat surface, round holes and other shapes. The power required for double cut broaching is lower than that required for the rotary cut broaching, but the broaches are longer than the conventional broaches. Next one is the external broaching. External broaching facility. External or surface broaching is used for machining flat surface such as automobile cylinder heads and gear teeth. It is usually done on surface broaching machine. Sometimes simple surface broaching operations can also be done on internal broaching machines with suitable fixtures. The external broaching tools are mounted on a slider which is given a guided motion over the length of the job. The workpiece held in a fixture and may be indexed through a required angle for job like gears. Unlike internal broaching, surface broaching is accompanied by a slide thrust on the workpiece which must be resisted by the fixer. During the return stroke of the broach, the workpiece may be slightly moved to prevent scratches of the finished surface by the broach.
नेक्स्ट वन इज द ब्रोचिंग फिक्सर्स। जैसे मान लो कि हर एक, जैसे मिलिंग फिक्सर्स होता है, ड्रिल फिक्सर्स होता है, लेथ फिक्सर्स होता है, सेम वे ये ब्रोचिंग फिक्सर्स होते हैं। फिक्सर्स का काम क्या क्या होता है कि आपको वर्कपीस को फिक्स भी करने का होता है और आप टूल को गाइड भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो टूल यहाँ पे हमने फिक्स रखा हुआ है, तो टूल गाइड की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आपका वर्कपीस को ये फिक्स या होल्ड करता है। तो वर्क होल्डिंग फिक्सर्स आर ऑफन यूज्ड इन द ब्रोचिंग ऑपरेशंस टू करेक्टली होल्ड एंड लोकेट द वर्कपीस एंड रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड इन ब्रोचिंग। फिक्सर्स क्या करता है कि आपने जैसे मान लो कि कोई वर्कपीस आप विदाउट फिक्सर्स यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको वो देखना पड़ेगा कि वो आपका टूल के नीचे बराबर आया है कि नहीं आया है। लेकिन फिक्सर्स क्या होता है कि एक बार आपने वर्क टेबल के ऊपर फिक्सर्स लगा दिया तो सिर्फ आपको वो फिक्सर के ऊपर सिर्फ आपको वर्कपीस क्लैंप ही करने का हो रहता है, और बाकी का जो टूल जो होता है वो परफेक्टली उसकी पोजीशन में ही होता है, सो दैट आपको बार बार वर्कपीस को अलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, और उसके कारण आपका जो वर्कपीस फिक्स करने का टाइम है वो आप कम कर सकते हो, और उसके कारण आपका प्रोडक्शन रेट है वो ज़्यादा आप इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, फिक्सर्स इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट एंड एंश्योर एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी। एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी मतलब वर्कपीस में जो भी जहाँ पे आपको मशीनिंग ऑपरेशन करना है वहाँ पे ही होगा, दैट मीन्स एक्यूरेसी आपको मिलेगी। और रिपीटेबिलिटी मतलब जो एक वर्कपीस बनाए और वो मशीन से आप जितने भी वर्कपीस बनाएंगे वो आपको सेम साइज के मिलेंगे। द फंक्शंस परफॉर्म बाय द फिक्सर्स इंक्लूड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। फिक्सर्स का काम क्या होता है जो हमने नीचे दिखाया इस तरह से होता है। होल्ड द वर्क रिजिडली अगेंस्ट कटिंग फोर्स। एक तो आपका वर्कपीस है जो उसको कटिंग फोर्स के अगेंस्ट में परफेक्टली रिजिडली होल्ड करता है। मूव द वर्क इन एंड आउट ऑफ द कटिंग जोन। कटिंग जोन में आपका वर्कपीस को इन भी करता है और वहां से बाहर भी निकालता है। लोकेट द वर्क इन करेक्ट पोजीशन। आपका वर्कपीस है वो करेक्ट पोजीशन में लोकेट होता है। गाइड द ब्रोच और वर्क इन रिलेशन टू द अदर। आपका जो ब्रोच है उसको गाइड भी करता है। एंड इंडेक्स और फीड द वर्क बिटवीन कट्स। In surface broaching operations, however, since most of the cutting is on one side of the part, fixers are required to hold the part against the cutting forces. The design of these fixers depends upon the nature of the job, the part counter, the magnitude of forces involved, and the quantity of the production. ये एक हमने चार्ट दिया है कि कटिंग स्पीड डिफरेंट मटेरियल में, अलग अलग मटेरियल है तो कितनी होती है, वो एक चार्ट है, एक सिर्फ आपको एक रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। ब्रोच रीशार्पनिंग। रीशार्पनिंग मतलब आपने कोई, जैसे मान लो कि आपके घर में एक नाइफ है, नाइफ से आप वेजिटेबल या फ्रूट्स कट करते हो। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2 साल 5 साल के बाद में आपका नाइफ थोड़ा ब्लंट हो जाता है, या आपको जो वेजिटेबल कट करते हैं तो उसमें आपको लगता है कि अभी ठीक तरह से मैं काम नहीं कर पाता हूँ, या उसमें आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, वो नाइफ को रीशार्पनिंग करते हैं। सेम वे लेथ मशीन पे, ड्रिल मशीन पे, बोरिंग मशीन पे, मिलिंग मशीन पे, शेपर मशीन पे, कोई भी मशीन पे आप काम कर रहे हैं और जो भी टूल यूज़ करते हैं, तो जब वो टूल आपका कटिंग फोर्सेस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है या मशीनिंग करने के लिए कटिंग फोर्सेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उस टाइम हमको समझ लेना चाहिए कि अब ये टूल में हमको रीशार्पनिंग करने की ज़रूरत है। सेम वे ब्रोचिंग मशीन में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे जो ब्रोच टूल है उसको भी रीशार्पनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। वंस द ब्रोच हैज़ worn out, it is necessary to resharpen its teeth to bring them back to their original tooth profile and geometry.
Before starting the resharpening, it is important, however, to check the remove and any dents or nicks because by faulty work material or careless broach handling. ये आप रीशार्पनिंग करेंगे उससे पहले आपको वो भी देख लेना चाहिए कि कोई डेंट या कुछ उसमें कुछ भी खराबी नहीं है। अगर वो है तो सबसे पहले बिफोर रीशार्पनिंग यू हैव टू रिमूव दैट डेंट्स। When resharpening it is necessary to take care to see that the teeth are not made weak or their geometry change. आप रीशार्पनिंग करें तो देखना पड़ेगा कि आपका टीथ वीक तो नहीं होता है या उसकी जो टूथ की जो ज्योमेट्री है वो तो चेंज नहीं होती है, वो आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। Only enough material is to be removed from the face of the tooth to restore the cutting edge without too much reduction in land width. आपको land width में ज़्यादा reduction नहीं करना है। Same amount of material is to be removed from all the teeth so that rise per tooth is not changed. हर एक टीथ में से आपको सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल ही निकालना पड़ेगा सो दैट आपका यूनिफॉर्मिटी जो कंटिन्यूस है वो रह सके। इंटरनल ब्रोचेस should not be ground on the top clearance except when it is necessary to change the top clearance angle or remove excess straight line formed by wear. Surface broaches, on the other hand, can be resharpened by grinding on the land, but all the teeth must be ground by the same amount of maintain their proper relationship. It is also important to see that while grinding, the radius of the chip space and the back of the teeth are properly blended after resharpening without creating any grooves or pockets which will make free movement of the chips difficult. It is desirable to use radius wheels for face grinding and cup wheels for grinding the land. Special broach resharpening machines are available and should be used the best result in preference to any improvised equipment or makeshift arrangement. Next one is the advantages of broaching जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। लिमिटेशन ऑफ ब्रोचिंग वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। ब्रोचिंग सेफगार्ड एंड प्रिकॉशंस, मतलब आप कोई भी मशीन ऑपरेट करते हैं तो आपको उसमें कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए और कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फॉर ब्रोचिंग ए वर्क पीस टू एक्यूरेट डायमेंशन, इंटरनल स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय हीट ट्रीटमेंट should be relieved before broaching. If this is not done, the broach surface may not be accurate because of distortion caused by relieving of stresses during broaching. जैसे मान लो आपने कुछ वर्क पीस है, आपको यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस है वो रिमूव करनी पड़ेगी सो दैट ब्रोचिंग ऑपरेशन के दौरान आप बहुत अच्छी तरह से उसमें मटेरियल रिमूव कर सके। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो ब्रोचिंग करने के बाद आपको सरफेस फिनिश आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिलेगी। एनी कास्टिंग टू बी ब्रोच शुड नॉट हैव टू मेनी ब्लो होल्स। द ब्लो होल्स कैन कॉजेज टीयरिंग ऑफ द सरफेस ड्यूरिंग ब्रोचेस। आप जब कोई कास्टिंग करने के बाद इमीडिएट उसमें ब्रोचिंग करते हैं तो देखना पड़ेगा कि वो कास्टिंग में ब्लो होल है नहीं। अगर है तो वो क्या करता है, टीयरिंग ऑफ द सरफेस, मतलब उसमें क्रैक्स कर लेता है। व्हेन द इनपुट स्टॉक वेरिएशन इज लार्ज, द अमाउंट ऑफ स्टॉक टू बी रिमूव बाय पर्टिकुलर ब्रोचिंग ऑपरेशंस में बी केप्ट विद इन रीजनेबल